Well, guys, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel for the CBSE updates, IGNOU updates for studying 12th business studies and for studying organization theory and behavior, which is one of the subject of the MCOM. And yes, guys, 99 subscribers हो गए हैं. जल्दी से 100 करा दीजिए, 100 क्रॉस करा दीजिए. एंड थैंक यू माय 99 सब्सक्राइबर्स, माय यूट्यूब फैमिली, फॉर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल. So yes guys, continuing with our topic, as we all know कि we have done organization structure क्या होता है, type of the organization structure हम लोगों ने कर लिया, उसके advantages disadvantages हम लोगों ने कर लिए थे. अब guys हम करेंगे the difference between the functional structure and the divisional structure. ये गाइस मैंने आपको बस बेसिस प्रोवाइड करे हैं. आपको एग्ज़ाम में टेबुलर फॉर्म में लिख कर आना है. टेबुलर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी. सो यस गाइस, स्टार्टिंग विद द बेसिस. देखो, सबसे पहला बेसिस है हम लोगों का मीनिंग. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसको हमने फंक्शंस के बेसिस पे बनाया है, दैट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर. एंड गाइस, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको एक ही डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देते हैं. उसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं. सेकेंड हमारे पास आता है गाइस डिवीजन ऑफ वर्क. फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस हमारा बेसिस होते हैं जिसके ऊपर हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं. बट डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर गाइस जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है वो प्रोडक्ट बेसिस पे किया जाता है. थर्ड आता है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. फंक्शनल स्ट्रक्चर के केस में हमें लेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के केस में हमें ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस ऑटोनॉमी. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑटोनॉमी ज़्यादा होती है जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर ऑटोनॉमी कम होती है. फिफ्थ गाइस सूटेबिलिटी. तो गाइस फंक्शनल स्ट्रक्चर कब सूटेबल है? जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा हो. जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर कब सूटेबल है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही है तब. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन. तो गाइस फंक्शनल स्ट्रक्चर के केस में विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होता है. विद इन द डिपार्टमेंट का मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं. एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के केस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस कॉस्ट. देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें कम रिसोर्सेज चाहिए, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस कम होते हैं, तो एक तरीके से एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर कॉस्ट कम होती है. मतलब जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो कॉस्ट एफिशिएंट या हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव कह सकते हैं. जबकि अगर मैं डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करूँ गाइस, वहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस भी ज़्यादा हैं, वहाँ मुझे रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है द कॉस्ट विल ऑल्सो बी द हायर. तो डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता है. अकाउंटेबिलिटी. फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड फंक्शन को डिफरेंट कैटेगरीज़ में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, तो अल्टीमेटली अगर हम अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव या डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना आसान नहीं होता है. जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर अकाउंटेबिलिटी को फिक्सअप करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है. ठीक है गाइस. नाइन्थ हमारे पास आता है स्पेशलाइजेशन. अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करती हूँ तो गाइस फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है. मतलब जो पर्सन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहा है वो प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइज हो जाएगा. जो सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है वो सेल्स फंक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाएगा. However, on the other hand, if we talk about the divisional structure, तो वहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं हमने सब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर रख दिए. तो जो एम्प्लॉय है वो कभी प्रोडक्शन में जा रहा है, कभी सेल्स को हैंडल कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो स्पेशलाइज हो जाता है. लास्ट गाइस हमारे पास है चेंज इम्प्लीमेंटेशन. देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी अगर चेंज आता है उसको हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में चेंज चाहिए उसके अंदर हम ले आएंगे. अगर हमें लगता है सेल्स डिपार्टमेंट में चाहिए तो उसमें हम चेंज इंट्रोड्यूस करेंगे. अगर हमें लगता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चेंज चाहिए तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चेंज इंट्रोड्यूस करेंगे. हाउएवर गाइस, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज को इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है. रीज़न, यहाँ पर हम जितने भी फंक्शन
क्वेश्चंस हैं एक प्रोडक्ट से रिलेटेड वो एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। तो मान लो अगर हमें सेल्स फंक्शन के अंदर चेंज चाहिए तो हमें पूरे डिपार्टमेंट के अंदर ही वो चेंज लेकर आना पड़ेगा, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें सेल्स फंक्शन के अंदर ही कोई चेंज लेकर आना है तो हम उस डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए बिना वो चेंज लेकर नहीं आ सकते हैं। Hopefully guys all these 10 bases of difference are clear to you, and yes guys, again I'm telling you, I will provide you the link in the description box that how you have to write down the tabular difference in your exams. ये bases हैं, कोई doubt हो comment box is always open. And yes guys, don't forget to like, share and subscribe guys. Press the bell icon and please promote my video as much as you can, and your support is all what I need. Thank you everyone. Bye bye. Stay tuned. After a few hours I will discuss the sample question paper of 12th business studies as well, and I will upload my video of the MCOM. Bye bye everyone.